हेलो क्लास 10 अनालिसिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो तो इम्पोर्टेंट था, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ था। मॉडर्न वर्ल्ड फर्स्ट भी पढ़ा है, सेकंड भी पढ़ा है। बट मॉडर्न इंडिया जो है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न इंडिया के टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार आए हुए हैं। तो मैंने इसीलिए इसे डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि सही समय पे आपके पास वीडियो चली जाए। अब जानने वाली बात ये होगी कि अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है उसे आपने देखी है या नहीं, मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर ये करता है कि भैया अगर जिन्होंने देखी है तो वो 90 के करीब है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखी है कोई बात नहीं भाई, आप अगर पास होने के लिए आए तो पास भी मैं ही कराऊँगा। ठीक है, पास में मैं करूँगा, डोंट वरी, पास तो आप हो जाओगे। बट हाँ, डोंट वरी नहीं कह सकता, क्योंकि 2-3 सालों से जो रिजल्ट आता है ना, मुझे डोंट वरी कहने से भी डर लगता है। ठीक है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा एडवांस चला जाता है और जिसके कारण चेकिंग टफ हो जाती है। और फिर उसके बाद आती है बैक टू बैक SYC। ठीक है, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, प्रैक्टिकल किसमें भी है वो देख लेना आप। फिलहाल हम बात करने के लिए, मैं डरा नहीं रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आपके कोई सीनियर वगैरह हो ना तो उनसे एक बार पूछ लेना कि NIS में रिजल्ट कितना ज़्यादा गिरता है। फिलहाल हम बात करने के लिए आ रहे हैं ब्रिटिश इंडिया से है, मॉडर्न ब्रिटिश इंडिया। तो लिखा है ब्रिटिश शासन भारत में कैसे स्थापित हुआ। हाउ वॉज ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश इन इंडिया। ब्रिटिश शासन भारत में कैसे स्थापित हुआ। तो लिखा है ब्रिटिश शासन भारत में 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ था। अब मुझे थोड़ा सा प्लासी के युद्ध के बारे में बात करने दो। तो अगर आप लोगों ने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा हो तो मैंने आपसे बात की थी कि प्लासी का युद्ध क्या था। सिराजुद्दौला थे जो कि बंगाल के नवाब थे और मीर कासिम थे। तो उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव उस समय गवर्नर थे और वो लड़ने के लिए तैयार थे बिल्कुल ही। तो बंगाल के अंदर लड़ाई होनी थी। अब लड़ाई आत्मसम्मान की थी, लड़ाई यहाँ पे राज्य की थी। तो राज्य और आत्मसम्मान में राज्य जीत गया, क्योंकि राज्य ने लालच देकर उनके सेनापति को खरीद लिया। और सेनापति को खरीदते ही क्या हुआ कि सिराजुद्दौला की पूरी सेना बिखर गई। और सेना बिखरते पूरी तरह से क्या हो गया, सब बर्बाद हो गया। तो बड़ा सवाल ये है कि सेना बर्बाद हो गई, ये नोटिस करने वाली चीज़ थी। उसके बाद सेना ढंग से काम नहीं कर पाई, नोटिस करने वाली बात थी। और आगे जाकर भी ज़्यादा काम हो नहीं पाई, क्योंकि मीर कासिम आए तो मीर कासिम भी संभाल नहीं पाए पूरे बंगाल को। मीर जाफ़र आए, मतलब मीर जाफ़र मीर कासिम दोनों आए। मगर क्या हुआ कि बाद में फाइनली अंग्रेज़ों के हाथ में सत्ता चली गई। तो अंग्रेज़ों के हाथ में जब सत्ता चली गई तो अंग्रेज़ों ने बोला नहीं भैया, अब 1764 आ चुका है, बक्सर का युद्ध भी हमने लड़ दिया, तो अब हमें बंगाल का क्या चाहिए, पूर्ण आधिपत्य चाहिए। अब हमें किसी को यहाँ कठपुतली बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा चलेगा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे अंडर में। यानी कि अब प्रशासन में कौन बैठेगा आगे, हम बैठेंगे, हम देखेंगे सारी चीज़ें। तो इसलिए देखा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 1757 की प्लासी की लड़ाई, 1764 की बक्सर की लड़ाई। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शासन ने एक बंगाल के ऊपर अपना आधिपत्य जारी कर दिया। अब बंगाल पर आधिपत्य जारी किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त कर ली। यानी क्योंकि मैंने आपको कहा था बंगाल जो है वो बिहार और उड़ीसा भी बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। तो कई हद तक उन्होंने क्या किया, बिहार और उड़ीसा के कुछ जो पार्ट बंगाल में नहीं आते थे उनको भी अपने अंडर में करके पूरा राजस्व अपने हाथ में ले लिया। राजस्व मतलब कि टैक्स पूरी तरह से अब इकोनॉमिकली वो पूरी तरह से ना खा रहे थे, निचोड़ रहे थे। खटमल की तरह उन्हें दीमक बन के चाटना जो कहते हैं ना, वो कर रहे थे बंगाल को। कौन, अंग्रेज लोग। धीरे धीरे पूरे भारत में अपना नियंत्रण बढ़ा लिया। और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि 100 साल हुए 1757 से, पूरे 100 साल बाद 1857 में विद्रोह हुआ, क्योंकि उस विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ पूरा का पूरा प्रशासन आ चुका था। राजा महाराजा, सैनिक, किसान, जमींदार, जितने भी गरीब से लेकर अमीर तक सारे तबके के लोग जो थे वो 1857 में विद्रोह का हिस्सा बने और अंग्रेज़ों को पूरी तरह से डरा के रख दिया। अंग्रेज़ इतना डर गए थे कि ये मान लो कि 1858 में क्या होता है कि पूरी तरह से कंपनी का रूल हटकर वहाँ पे किसका रूल आ जाता है, जी हाँ, क्राउन रूल आ जाता है। यानी कंपनी का रूल हटता है और ब्रिटिश सरकार का रूल आ जाता है। और अब जो भी चीज़ वहाँ से जारी होगी वो महारानी के स्टैम्प के बाद आएगी। ठीक है, यानी कि महारानी के स्टैम्प के बाद सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। और इस तरह से अभी तक हम एक कंपनी के गुलाम थे 1857, और उसके बाद अब हम एक पूरे देश के गुलाम बन गए। ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में हम आने लगे।
ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन में इतनी सारी नॉलेज दी है मैंने, और कुछ तो आपको समझ में आया होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ अगर एक बार में समझ में आया तो उसे डबल स्पीड में देख कर कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 4-5 चीज़ें लिखनी हो तो आपको, ठीक है। समझ में आ गया, यस और नो? बताओ कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना। आप देखो लाइव देखा करो, मैं हमेशा बोलते हुए आया हूँ कि लाइव देखा करो, क्योंकि लाइव देखते हो तो आप सही जवाब मतलब जवाब भी देते हुए चलते हो, अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग सभी लोगों को पता है टाइमिंग क्या होती है, पहले ही आपको बता दी जाती है, और मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर टाइमिंग हमारी 8:30 से 9 के बीच में ही होती है। तो आप लोग लाइव देखा करो, ये बेटर रहेगा। और आधे घंटे पहले मैं डाल के ना वहाँ पे वो दे देता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, प्रीमियर का टाइम बता देता हूँ, प्रीमियर का टाइम दिख जाता है। तो आप एक बार आके 8 से 9 के बीच में एक बार प्रीमियर टाइम देख लिया करो, ठीक है, कि कब आएगी वीडियो। और बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भाई देख लो, आपका इंग्लिश मीडियम में हिंदी और मतलब क्वेश्चन और आंसर दोनों हिंदी मीडियम में, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में भी है। जैसे लिखा है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड द बैटल ऑफ बक्सर 1764। द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन द दीवानी रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स ऑफ बंगाल और बिहार, Odisha, gradually expanding to its control over India after the revolt of 1857. The British government took direct control in 1858. ठीक है, बड़ा सवाल। अगला सवाल पता चल गया क्या है? गुड, समझ में आ गया होगा। तो लिखा है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? मोस्ट प्रोबेबली डबल स्टार डाल लो, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण पूछ रहे हैं, या फिर व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट 1857, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ते हैं, तो 1857 के विद्रोह के बहुत कारण हो सकते थे, मगर मेन कारण जो है वो सामाजिक है, यानी सोशल है, आर्थिक है, यानी इकोनॉमिकली है, राजनीतिक है, यानी पॉलिटिकल है, और सैन्य है, यानी कि मतलब आर्मी को लेकर भी है। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सामाजिक रूप से तो आप ये मान लो कि सामाजिक रूप से वो किसी भी समाज के किसी भी तबके को छोड़ नहीं रहते। अमीर है तो उसको ज़्यादा लूटेंगे, गरीब है तो उसकी ज़मीनों को लूटेंगे, है ना, उनके फैमिली में लोगों को लूटेंगे, ये काम था। और इसके बाद इकोनॉमिकली वो क्या कर रहे थे, सारे किसानों पर पूरी तरह से अपना टैक्स थोप चुके थे। राजनीतिक रूप से वो राजा महाराजा जो थे उनको अपन बना चुके थे, इन द सेंस कि सारा का सारा उन्होंने राज्य हड़प लिया था, ठीक है। और सैन्य रूप से अगर मैं बात करूं तो हम सब जानते हैं कि पहले इन लोगों की दोस्ती हुआ करती थी भारतीय सैनिकों के साथ, ठीक है। पहले इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं दिखता था, मगर 1857 के रेवोल्यूट से पहले आते आते सारा का सारा भेदभाव साफ दिखने लगा, कि जब वो गाली गलौज के साथ बात करने लगे, भारतीय सैनिकों को तुच्छ मानने लगे, यानी नीचा गिरा हुआ मानने लगे। और इसी बीच में एक नई एनफील्ड राइफल भी शुरू होती है, जिसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा कर करना पड़ता था, ठीक है। और ये तत्कालीन कारण था, ठीक है। और भारी कर बहुत ज़्यादा था, भारतीय राजाओं की रियासतों को हड़पना था, भारतीय जनता में असंतोष, ये मुख्य कारण थे। ये सारे मैंने आपको बताया जस्ट, ठीक है। और अगर इंग्लिश में बोलूँ तो द मेन कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ग्रीवियंस, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन सोल्जर्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज, allegedly agreed with the cow and big fat, heavy taxation, the doctrine of lapse and widespread discontent among Indians led to the uprising। तो कुल मिला के अगर आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी उन्होंने नीतियाँ बनाई थी। टैक्स जो था हैवी टैक्सेशन था उनका, ठीक है। और इसके अलावा क्या कर रहे थे वो, गाय और सूअर की चर्बी का वो जो था ना, वो उससे लेप बना के वो उसके अंदर लगाया करते थे उस गोली में, ताकि उसे मुँह से खींचते थे ना, धर्म भ्रष्ट होता था। ऐसा वहाँ के सैनिकों ने स्टेप उठाया इसीलिए इसके खिलाफ। चलो भाई, लो भाई, इस पर भी डबल स्टार लगा लो, डबल स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है मैंने कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम नहीं भी ना तो भी मैंने इसे कम से कम 15-20 बार तो कराई दिया। चलो, लिखा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई, यानी व्हेन एंड व्हाई वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई, व्हेन एंड व्हाई वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड है, ठीक है। चलो, तो भारतीय राष्ट्रीय स्थापना कब हुई भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की, और क्यों हुई, कब और क्यों, चलो बात करते हैं इस पर। पहले भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुई। इसका उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित करना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी आवाज़ को एक मंच प्रदान करना था।
कांग्रेस ने शुरुआत में उस सुधारवादी नीतियों को अपनाया, लेकिन बाद में स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। मैं बात करता हूँ, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, याद रखना, वन लाइन में पूछ लेता। और एओ ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी। एओ ह्यूम जो थे वो एक सिविल सर्विस के पर्सन थे, वो भी किसके, हाँ जी, अंग्रेज़ों के सिविल सर्विस में थे। बट उन्होंने जब रिटायरमेंट लिया तो उन्होंने सोचा कि भारतीयों के उद्देश्यों को पूरा किया जाए, राजनीतिक रूप से उन्हें संगठित किया जाए, और इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी आवाज़ को एक मंच प्रदान किया। और फिर कांग्रेस ने शुरुआत में तो सुधारवादी नीतियों को बहुत ज़्यादा अपनाया, लेकिन बाद में आते आते उनका ये हो गया था पर्सपेक्टिव कि ठीक है ना यार, अब आप हमारे देश में रहकर हम पर हुकूमत करेंगे, वो भी ज़बरदस्ती गलत करेंगे तो गलत बात है नहीं ये। तो पहले तो देखो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस एक कठपुतली की तरह काम करना आई थी, मगर धीरे धीरे जब सत्ता हाथ में आते तो फिर वो अहम होता ना, एक अंदर से जागना कि भैया मैंने तो करना ही करना है, अब तो मेरे को पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए ना, तो वो वाली बातचीत हो गई थी। और इंग्लिश वाले देख लो, द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वॉज फाउंडेड इन 1885 अंडर द लीडरशिप ऑफ A.O. ह्यूम। इट्स पर्पज वॉज टू पॉलिटिकली यूनाइट Indians and provide a platform to voice their grievances against British rule. Initially, it adopted a moderate approach but later played a key role in the independence movement. ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो अगली बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट और आपको करना पड़ेगा। भारत में विभाजन की प्रमुख वजह क्या थी? व्हाट वर द मेजर रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, है ना। पार्टीशन की मेजर रीजन क्या थे? तो तुलना, भारत के विभाजन की प्रमुख वजह थी सांप्रदायिक तनाव, यानी कि हिंदू मुस्लिम वाली जो कहानी थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। 1906 के बाद से एक हिंदू मुस्लिम डिवाइडेड रूल वाली जो पॉलिसी है ना वो चलती गई है। फिर मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्रों की मांग कर दी। 1940 के अंदर उन्होंने लाहौर प्रस्ताव रखा और जिसमें उन्होंने मांगा एक अलग राष्ट्र, और राष्ट्र के नाम पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान मांगा। इनके बीच में भेद भी था। अब मतभेद ये था कि जिन्ना चाहते थे कि बने, मगर कांग्रेस ने बोला था नहीं बनना चाहिए क्योंकि देश के 2 हिस्से होंगे तो इसमें हमारे घाटा है, मगर वो जिन्ना माने नहीं, मगर जिन्ना ने किया। और 1947 में सांप्रदायिक दंगे हुए। अगर आपने मूवी देखी हो गदर एक प्रेम कथा, तो उसके अंदर जो भी दिखाया वो बिल्कुल सही दिखाया। तो ब्रिटिश सरकार ने भी जल्दी से सत्ता हस्तांतरण करने का निर्णय लिया, जिससे विभाजन हो गया। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार भी सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, वो भी चाहती थी कि तोड़ के जब भेजना चाहिए, टूटे तभी मजा आएगा। ठीक है, द मेजर रीजन फॉर इंडियाज पार्टीशन वर ए कम्युनल टेंशन, द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन, द लाहौर रेजोल्यूशन, 1940 कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये आप इंग्लिश में पढ़ देना। चलो भाई, 5th क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, 5th क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका बताइए। व्हाट वाज द महात्मा गांधी रोल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो महात्मा गांधी की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करेंगे तो याद रखना, हमेशा बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के बिना तो स्वतंत्रता संग्राम माना ही जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी का एक 1915 के बाद से जो एरा आया, ऐसा लगता है कि पूरा महात्मा गांधी ही दिखे हैं पूरे देश में। महात्मा गांधी ना होते तो शायद हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं मिली होती, जिस तरह से हमें किताबों में पढ़ाया गया और दिखाया गया। तो क्या एक इंसान काबिल है देश को आज़ाद कराने में? नहीं, बट उन इतिहास लिखने वाले ने भी क्या लिखा है, एक इंसान को ही पूरा बना के रख दिया हीरो। ठीक है, और इसलिए हम कई हीरो को आज भी ढूंढ ही नहीं पा रहे। अभी भी हम फिल्में भी बनाते हैं तो द अनसंग हीरो लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि उन हीरो के बारे में बात करते हैं जिनको कभी सुने नहीं किया, है ना। तो ये गलत है इतिहास लिखने वालों को, बट कोई बात नहीं, हमें तो महात्मा गांधी के भूमिका के बारे में पढ़ना है, हमें तो बस वो जो लिखा है वही पढ़ना है। तो लिखा है, महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सत्य मार्ग का मार्ग किया, अपनाया, बिल्कुल अपनाया। उन्होंने 1919 के खिलाफत आंदोलन से शुरुआत की थी, मगर 1917 में चंपारण से शुरुआत की थी, 16 में, और 1919 के खिलाफत आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये प्रमुख आंदोलन आपको लिखना है, लिखने को तो सारे लिख देता है, बट ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहेंगे तो आप 1919 का खिलाफत आंदोलन डिफाइन कर देना, 1920 का असहयोग आंदोलन जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं वो कर देना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कर देना आप, ठीक है, डिफाइन, और दांडी मार्च को भी डिफाइन कर देना। ठीक है, और लास्ट में अगर थोड़ा जगह बचे, स्पेस बचे, तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी डिसाइड कर देना कि भैया ये भी था एक, है ना, समझ में आ गया। तो ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन। पीडीएफ में मज़ा आ गया, मुझे अच्छी लगी आज की पीडीएफ और आज के क्वेश्चन, है ना। क्या आप लोगों को भी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कैसा मज़ा आया या नहीं मज़ा आया। ठीक है, और ऐसी और वीडियो के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो,
तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। दारा दी दक्कन